हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। और जो चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे एंड जिससे ये चैनल ग्रो कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के आखिर तक बने रहें और बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे क्वेश्चंस। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पर रखा है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करेंगे आज का ये सेशन और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे डिस्कस। तो पहला है एलिफेंटिसिस इज कॉज्ड बाय। जो एक एलिफेंटिसिस बीमारी होती है जिसको हम फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या है फाइलेरिया भी बोल देते हैं। फाइलेरिया या फाइलेरियसिस के नाम से भी क्या है उसको हम जानते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो इसको हम हाथी पांव रोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाथी पांव रोग। इसमें क्योंकि पैर जो है हाथी के जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हम हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं। बहुत मोटी सी सूज करके टांग हो जाती है। तो इसमें ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है आपको ये बताना है। ये किसकी वजह से होता है? तो एक होता है बुकरेरिया, बुकरेरिया की वजह से होता है, या फिर एर्वो वायरस यानी एर्वो विषाणु के कारण होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, या प्लाज्मोडियम। अगर मैं बात करूं हिंदी में ऑप्शन की, तो हिंदी में कोई नाम इनके बदलेंगे नहीं, वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे प्लाज्मोडियम का हम प्लाज्मोडियम ही कहेंगे, एंटमीबा हिस्टोलिटिका को एंटमीबा हिस्टोलिटिका ही कहेंगे, एर्वो वायरस को एर्वो विषाणु बोल देंगे और बुकरेरिया को बुकरेरिया ही बोलेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? एक्चुअली जो है ये एक राउंड वॉर्म से होता है और राउंड वॉर्म का ही नाम क्या है यहाँ पर जो है कौन सा है? बुकरेरिया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, पूरा नाम होता है इसका बुकरेरिया ब्रोनकोफ्टाई। तो पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? बुकरेरिया ब्रोनकोफ्टाई। अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसकी वजह से होता है। फिर इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इस राउंड वॉर्म को फैलाता कौन है, यानी इसके लिए वेक्टर कौन है, इसके लिए वाहक कौन है फैलाने वाले को। अगर कोई लिविंग किसी बीमारी को फैलाता है, मक्खी मच्छर वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेक्टर। और जब कोई हवा पानी ऐसी चीजों से, अगर फूड से, हवा से, पानी से अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसको हम बोलते हैं कैरियर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वाहक की बात करूं तो इसके लिए फीमेल मॉस्किटो होता है कौन सा? क्यूलेक्स। फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स, फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स। तो इस वाले जो है मॉस्किटो से होता है जिसको हम बोलते हैं मादा मच्छर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मादा मच्छर क्यूलेक्स, मादा मच्छर क्यूलेक्स। तो इसके कारण होता है, इसकी वजह से फैलती है बीमारी। ठीक है ना? तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ये, और आप देखिएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितना आप कर रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय, वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय, वूपिंग कफ को हम पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पर्ट्यूसिस। और इसको हम दो लिखा है क्या कि खांसी के कारण खांसी होती है। तो देखिए जिसके कारण, एक चीज छूट गई यहाँ पर, काली खांसी। वूपिंग कफ को हम बोलते हैं काली खांसी। तो काली खांसी किसके कारण होती है? काली खांसी किसके कारण होती है? ऑप्शन है आपका वायरस यानी विषाणु, क्या है विषाणु, देन क्या है आपका जीवाणु, देन क्या है प्रोटोजोअन, या फिर क्या है फंगस। किसके कारण होती है बीमारी आपको बताना है। क्या है इसके पीछे रीजन? तो देखो जो काली खांसी होती है ये एक बैक्टीरिया से होती है, और इसके बैक्टीरिया का नाम भी याद रखेगा। पर्ट्यूसिस के नाम से ही समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जीनस आप याद रखेंगे तो बोर्डेटेला, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का एक जीवाणु होता है। तो ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के जीवाणु से होने वाली बीमारी है। काली खांसी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। चलिए अगला सवाल है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। ठीक है, जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? ऑप्शन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोल देते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। दूसरा है एड्रेनलिन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आधिवृक्क ग्रंथि, जो हमारे गुर्दे के ऊपर लगी रहती है, आधिवृक्क ग्रंथि। अगर इसकी लोकेशन पूछ ले, कई बार पूछ लेता है कि ये होती कहाँ है, तो हमारे जो गुर्दे होते हैं किडनी, किडनी के ऊपर होती हैं। देन पेनक्रियास ग्लैंड, जिसको आप बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय, जो लीफ के जैसी ग्लैंड होती है और हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्लैंड भी मानी जाती है।
पढ़ा होगा आपने कि सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो कौन सी मानी जाती है। अगर मैं एक्सोक्राइन की बात करूं तो पेन किसको मानते हैं, लीवर को। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। और लीवर जो है वो कैसी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है, बाह्य श्रावी ग्रंथि में आती है। अंतःश्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, जो हमारे गले में होती है। 30 ग्राम के आसपास का उसका वजन होता है, जबकि लीवर का वजन 1.5 किलो के आसपास होता है। लेकिन लीवर जो है हॉर्मोन्स नहीं निकालता है, एंजाइम निकालता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आता है। तो अब हम बात करें कि भाई जो लंबी ग्लैंड है, क्योंकि लंबी का मतलब क्या है, मतलब लीफ के जैसी होती है और लंबाई में ज़्यादा है, लेकिन डायमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अग्नाशय जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि हो जाती है। देन ओवरी को हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकालती है, तो आपका सही आंसर यहाँ पड़ जाएगा किसको, पेनक्रियाज को। जो पेनक्रियाज होता है सबसे बड़ी सबसे लंबी जो है ग्लैंड में आती है ये। और इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि या कंपोजिट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो पेनक्रियास है, अग्नाशय ग्रंथि है, वो अंतःश्रावी ग्रंथि की भांति कार्य भी करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की भांति भी कार्य करती है, यानी बाह्य श्रावी ग्रंथि की भांति कार्य भी करती है। तो यानी एंडोक्राइन का मतलब ये हो गया जिससे हॉर्मोन्स निकालें। तो ऐसी वो ग्लैंड जो हॉर्मोन्स निकालती हैं अंतःश्रावी ग्रंथि कहलाती हैं, और जो एंजाइम निकालती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं, बाह्य श्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। तो पेनक्रियाज का वो वाला पार्ट जिसमें क्या है, एंडोक्राइन पोर्शन होगा, उसमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं या लैंगरहैंस की कोशिकाएं बोलते हैं। एक होती है अल्फा, दूसरी होती है बीटा, और तीसरी होती है आपकी कौन सी होती है, डेल्टा सेल्स होती हैं। ठीक है, 3 तरह की सेल्स होती हैं। तो जो डेल्टा सेल्स होती हैं वहीं से निकलता है कौन सा हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन। और ये वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है शरीर की, विशेषकर अगर देखा जाए तो ये खास करके हमारा जो ये है बोन्स की वृद्धि के लिए होता है, क्योंकि कैल्शियम वगैरह के लेवल को मेंटेन करने में भी क्या है, मदद करता है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाम से जाहिर हो रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी का मतलब होता है कि जो कीटों को मतलब जो है उनसे उनको गला करके पकड़ के है ना, मतलब ये कहा जाता है खा करके। तो अब इनके मुंह तो है नहीं कि वो चबा के खाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब कीट जो इनके पास पहुंच जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको क्या है कि पकड़ करके, और इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम को निकालते हैं जिससे जो इंसेक्ट वगैरह इनके पास गए वो डिजोल्व हो जाते हैं और उनमें से नाइट्रोजन को ले लेते हैं। क्योंकि अक्सर ये वाले अगर पौधे देखें तो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, सॉइल में, मिट्टी में। और ये पौधे वहीं पे पाए जाएंगे जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती हो या फिर वहाँ पर वाटर लॉगिंग होती हो, मतलब गीली मिट्टी में पाए जाने वाले जो पौधे होंगे। अक्सर दलदली टाइप के जो पौधे होते हैं या फिर जहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता है, ऐसी जगह अगर पौधे पाए जाते हैं तो उनमें स्वाभाविक है कि उनमें नाइट्रोजन की कमी होगी। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट वगैरह को, या छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं इंसेक्ट के अलावा, जैसे छोटे फ्रॉग होते हैं, छोटे चूहे होते हैं, चूहे टाइप की, तो उनको जो है ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको भी पकड़ लेते हैं। एक्चुअली इनमें एक मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए पकड़ लेते हैं, स्टिंग टाइप का भी इनमें होता है। तो ये छोड़ते हैं गंध, क्या छोड़ते हैं, गंध छोड़ते हैं, और उस गंध की वजह से जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो क्या है, अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके पास चले जाते हैं। तो फिर वहीं पर जो है ये उसको खत्म कर देते हैं, तो बुलाती है मगर। ठीक है, पता ही होगा आगे क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ तो यहाँ पर देखिए सही आंसर जो है वो आपका नेफेंथीज है। कौन सा है, नेफेंथीज। और नेफेंथीज को हम जो है पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, पिचर प्लांट। इसी को हम पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं घटपर्णी पौधा। क्या बोलते हैं उसको, घटपर्णी पौधे के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली अगर इसकी बनावट देखो तो कुछ इस टाइप की होती है, अगर आप देखिएगा तो इस टाइप का ही रहता है। ठीक है, कुछ आप देखेंगे तो ये इस टाइप का ऐसे रहेगा, और इसमें ऐसे मुंह जैसा लगा होता है इसका, और यहाँ पर एक पत्ती जैसी होती है। तो जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इनके पास पहुंचेगा, जैसे मान लो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, ओके, तो ये जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेगा, जैसे ही इसमें ऐसे इसको ये पट से ऐसे दबा लेगा, उसको ऐसे दबा लेता है, तो है ना, घड़े के मुंह जैसा इसका मुंह होता है और ऊपर पत्ती होती है। इसका नाम इसलिए ही पड़ गया घटपर्णी पौधा।
बट ये अकेला ऐसा नहीं है कि अकेला ऐसा करता है, डायोनिया भी ऐसा करता है, वेनस फ्लाई ट्रैप है ना, और उसके अलावा जैसे आपका एक दो और होते हैं, डायोनिया हो गया आपका है ना, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, और एक दो और ऐसे जो है मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को जो है पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये ऐसा करते हैं। ठीक है, यूटिकुलेरिया है ना, कई प्लांट हैं ऐसे। तो याद रखना, अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इंडिया में मेघालय में खास करके पाए जाते हैं, मेघालय में। उसके अलावा हम बात करें बाहर की, तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी ये प्लांट जो है खूब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है न, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ऐसी है जो विषाणु के कारण होती है? ऑप्शन है आपका टाइफाइड, और टाइफाइड को हम क्या है, आंत का ज्वर भी बोल देते हैं। आंत के ज्वर के साथ साथ इसको मियादी बुखार, किसके नाम से? मियादी बुखार। इसी को हम मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, मियादी बुखार के नाम से। और इसी को अ, चलिए, मियादी बुखार हो गया। एक्चुअली इसमें क्या होता है, आंत ज्वर इसलिए बोल देते हैं, अगर ये ज़्यादा दिनों का हो गया तो टाइफाइड में क्या होता है कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आने लगती है, वीकनेस, फिर पेट खराब, यहाँ तक कि आंतों में छोटे छोटे से हल्के बारीक से पोर टाइप के भी बन जाते हैं, छिद्र जैसे भी हो जाते हैं, इसलिए इसे आंत का ज्वर के नाम से भी जानते हैं। तो हाँ, ये किसकी वजह से होता है? यक्ष्मा जो है, ट्यूबरक्लोसिस को हम बोलते हैं शॉर्ट में, इसको हम टीबी कहेंगे, और इसको हम क्या है, तपेदिक के नाम से भी जानते हैं, तपेदिक। और इसी को हम जो है किसके नाम से, क्षय रोग, इसी को हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है किसकी वजह से? तो याद रखिएगा कि जो डिसीज है जो विषाणु के कारण होती है, वो है यहाँ पर क्या, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। चेचक जो है अब नहीं होती, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले वैक्सीनेशन जो हुआ है वो चेचक के लिए हुआ है, और इसके लिए जो वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट थे, आप सभी को याद होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो आपको याद है कि नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन हुआ था वो चेचक के लिए हुआ, स्मॉल पॉक्स के लिए हुआ, और उसका वैक्सीन बनाने वाले, उसकी जो वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलो, अगला है निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द, जो निमोनिया होता है वो किस चीज़ का इन्फेक्शन है? नर्वस सिस्टम का, यानी तंत्रिका तंत्र का है, ये तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम कह लें पूरा, या फिर जो है रक्त को प्रभावित करता है, या फिर जो है त्वचा, स्किन को हम त्वचा बोलते हैं, या चर्म बोलते हैं आप, न लंग्स, यानी लंग्स को हम बोलते हैं फुफ्फुस, और आम भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या, फेफड़े। तो फेफड़े की बीमारी है या किस चीज़ की है? ठीक है, तो निमोनिया जो है वो हमारी बीमारी है फेफड़ों की, और निमोनिया को हम कह सकते हैं कि भाई ये रेस्पिरेटरी जो है डिसीज़ है, और इसमें शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है, इसके सिम्टम्स हैं। देन इसमें क्या होता है कि इंसान की पसलियों में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, पसलियाँ ऊपर नीचे चलती हैं, दम घुटने लगता है, क्योंकि इसमें जो बलगम होता है, म्यूकस होता है, वो हमारे फेफड़ों को बिल्कुल चारों ओर से बिल्कुल मतलब ये ना सही से जकड़ लेता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसकी मेन वजह जो है वो एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, बट ये विषाणु के कारण भी हो जाता है, और एक आध फंगस हैं जिनकी वजह से इसके होने के चांसेस होते हैं। जो निमोनिया, जो अभी कोरोना जो हुआ था, मतलब कोविड 19 में क्या हो रहा था, सार्स 2 नाम का जो वायरस था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो सार्स 2 वेरिएंट आया था शुरू में, WHO ने उसको नाम दिया था कोविड 19 के लिए, तो वो दम घोट देता था, है ना। तो सीवियर एक्यूट यानी कुछ समय के लिए बहुत क्या है, ज़्यादा थोड़े समय के लिए ज़्यादा देर ज़्यादा मतलब दम घुटता है, दम घुट जाता है, क्योंकि जब म्यूकस जम जाएगा फेफड़ों में तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसमें भी कुछ ऐसे ही होता है, और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। तो ये एक बैक्टीरिया से होता है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप समझते हुए चलेगा। जीवाणु, तो इसके लिए जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से होता है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से। इसके लिए जो फैलाने का मतलब कैरियर है, जिसकी वजह से फैलता है, तो ठंडे पानी से और ठंडी हवा में, है ना। ज़्यादा ठंडी हवा में आप
चले गए बाइक वगैरह पे, या किसी तरह से आपको ठंड लग गई, यानी ठंड लगने की वजह से अक्सर निमोनिया होता है। ज़्यादातर इसको देखें तो बच्चों में ज़्यादातर होता है, जो अभी पैदा हुए हैं और 5 साल तक के बच्चों में आमतौर पे ये ज़्यादा होता है। 5 के बाद में और कम हो जाता है, और 14 ईयर तक आते आते जो है ये इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो छोटे बच्चों को भी अक्सर देखा जाए तो काफ़ी तकलीफ होती है, आवाज़ आती है, सांस की खरखर की आवाज़ आती है, वो भी उतनी ही मुसीबत में है, उतनी ही दिक्कत में है। अगर ये कभी बड़े इंसान को हो जाए ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, 10-15 दिन एडमिट करना पड़ता है उसको। छोटा बच्चा जो है वो भी उतनी ही दिक्कत में है, लेकिन मासूम है, कह नहीं सकता। तो याद रखिएगा, ज़्यादा ठंडे पानी में और ज़्यादा हवा की वजह से दिक्कत हो सकती है। अगला है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन मुख्य रूप से वृद्धि को प्रभावित करता है, किस चीज़ की, यानी किस चीज़ की वृद्धि को प्रभावित करता है? बोन्स एंड मसल्स यानी हड्डी और मांसपेशियों की, देन क्या कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतकों की, या फिर ब्लड यानी रक्त, देन क्या हेयर्स यानी बाल। किसको प्रभावित करता है? एक्चुअली ये निकलता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। अब ये किस वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, ग्रोथ के लिए, लेकिन मेनली किसके लिए होता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो होगा बोन्स एंड मसल्स के लिए, यानी हड्डियों और मांसपेशियों की जिम्मेदारी के लिए अक्सर जो है ये रोल प्ले करता है। क्लियर? अगला है द यूनिवर्सल ब्लड डोनर हैज ब्लड टाइप, यानी एक सर्वदाता का ब्लड जो है, ब्लड ग्रुप कौन सा होता है जो सर्वदाता होता है, जो सभी को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर है ए बी, ए है, ओ है, ए बी है, ए बी है। तो ये तो सबको पता ही होगा कि अगर हम बात डोनर की करते हैं तो आपका ओ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो है एंटीजन, एंटीजन जो होता है वो किसी भी प्रकार का नहीं होता, नील होता है, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए ये किसी को भी अगर ब्लड देगा तो किसी का भी ब्लड जो है वो इसके साथ क्लोट नहीं कर पाता, क्लोट नहीं कर पाता है, समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया। अब अगर हम देखें तो सही मायनों में ये ओ, अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा और आ जाए तो ओ में जो है 2 ब्लड टाइप बनते हैं, है ना, ओ पॉजिटिव एंड जो है क्या ओ निगेटिव। तो इसमें कौन सा अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल डोनर है, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ निगेटिव है। ओके, यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ निगेटिव है। ठीक है, सर्वदाता जो है ये होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला सिर्फ 4 लोगों को ब्लड दे सकता है, 4 पॉजिटिव को। इसके अलावा बी निगेटिव 4 को दे सकता है, ए निगेटिव भी 4 को दे सकता है। इसलिए कोई ये नई चीज़ नहीं है, कोई खास चीज़ नहीं कि भाई ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल अगर मतलब सही में माने हम तो ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर के नाम से समझेंगे, ओ निगेटिव को। अगला है हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी एंड लीवर आर कॉल्ड। हृदय, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं इसको? मेरु रज्जु। तो मेरी रज्जु, और ठीक है, किडनी यानी गुर्दे, ठीक है, तो 2 हैं तो गुर्दे, लीवर, लीवर को हम बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। यकृत को क्या कहा जाता है? वाइस ऑर्गन कहा जाता है, वाइस ऑर्गन, या फिर जो है इसको ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, मानव शरीर के अंग, या फिर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का हिस्सा है, या विटाल ऑर्गन्स हैं। तो जाहिर है ऑप्शन देकर के आप अंदाज़ा लगा लिया होंगे कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है। महत्वपूर्ण अंग है, विटाल ऑर्गन्स है, और ये देखा जाए तो शरीर के काफ़ी हद तक नाजुक अंग टाइप के भी होते हैं, है ना, ये है। हाँ, लीवर के अंदर ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है, सबसे ज़्यादा जो है मतलब पुनरुद्भवन क्षमता उसी में होती है। अगर कुछ लीवर डोनेट भी कर दिया है तो वो पूरा हो जाता है। लीवर की सेल बहुत फास्ट बनती है हमारी बॉडी में, और जो ब्रेन की सेल्स होती हैं उनमें सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता होती है, यानी फिर से उसी की सेल्स बनने में क्या है, दिक्कत होती है। The production of excess pigment on the skin is stimulated mainly by, okay, त्वचा में अतिरिक्त वर्णक का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तेजित होता है किसकी वजह से? यानी अगर हमारी स्किन का रंग बदलता चला जा रहा है, ठीक है, डार्क होता चला जा रहा है, तो मेलानिन पिगमेंट बढ़ेगा। तो जो मेलानिन पिगमेंट बढ़ेगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा? ठीक है, मेलानिन पिगमेंट जो है वो किसकी वजह से बढ़ेगा? ठीक है, तो हाँ, इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त विकिरण, देन क्या है, विटामिन सी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, विटामिन डी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आप लोगों का सही होना चाहिए, किसकी वजह से ऐसा होगा? ठीक है, विटामिन बी, सी,
हाँ, यहाँ पर क्या है, सी और डी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो देखिए सही आंसर होगा हमारा क्या, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिनको हम यूवी रेज बोल देते हैं, पराबैंगनी किरणों की वजह से ऐसा होता है, पराबैंगनी किरणों की वजह से ऐसा होता है। हमारी स्किन, मतलब हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी तकनीक जैसी है बॉडी में, मतलब नेचुरली की जो बिल्ट है हमारी बॉडी में, इनबिल्ट है कि जैसे जैसे हम अपनी बॉडी को धूप में एक्सपोज करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में जाते हैं, तो डार्क रंग होना शुरू हो जाता है। और ये डार्क होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो है हम क्या है, यूवी रेज की वजह से हमारी स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सी दिक्कत है। एंड तो जो मेलानिन पिगमेंट है ये बढ़ जाने की वजह से रंग दबुआ हो जाता है, मतलब डार्क होने लगता है। मेलानिन पिगमेंट जिनमें ज़्यादा होगा स्किन का रंग डार्क होगा, मेलानिन पिगमेंट जिनमें कम होगा, मेलानिन वर्णक जिनमें कम होगा, तो उनके स्किन का रंग क्या होगा? हाँ, गोरा होगा। आगे चलते हैं। एज अ पर्सन बिकम ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर जनरली, जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है उसका जो रक्तचाप है सामान्य रूप से कैसा होता चला जाता है? ऑप्शन है आपका रिमेन द सेम, कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन द सेम, डिक्रीज होता है, घटता है, वेरीज वाइडली, या फिर इंक्रीज, यानी एक ही रहता है, या फिर जो है कम हो जाता है, व्यापक रूप से भिन्न होता है, या फिर बढ़ता है। तो देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल बढ़ेगा, टेंशन भी बढ़ने लगती है कई बार, है ना, और जो है डिसबैलेंस होने लगते हैं हार्मोन्स वगैरह। तो सही आंसर जो है यहाँ पर याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होगी, जो हमारी एलडीएल टाइप की होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हार्मफुल होती है, वो हमारी जो वेन्स वगैरह होती हैं, खास करके आर्टरी में, है ना, आर्टरी वगैरह में, इन सब में वो चिपकना शुरू हो जाती हैं, वेन्स में चिपकना शुरू हो जाती हैं, कैपिलरी ब्लॉक हो जाती हैं, ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्रेन मतलब जो है हाई प्रेशर की वजह से ब्रेन हैमरेज होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, और है ना, तो क्या है, बीपी जो है वो हाई हो जाता है, क्योंकि जो वेन्स वगैरह हमारी ये है, आर्टरी वगैरह, वो क्या है, नैरो हो जाती हैं, पतली सी हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज बीन इरेडिकेटेड, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मिट गई है? जो अब जहां में है नहीं, जो मिट चुकी है वो कौन सी बीमारी है? जो अब है नहीं, ठीक है, तो कौन सी बीमारी है देखेंगे। तो ऑप्शन है आपका स्मॉल पॉक्स, यानी जो है कौन सा, चेचक, चेचक, देन क्या है, इससे अगला है आपका रेंडर पेस्ट, देन क्या है, पोलियो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो पोलियो को कहा जा रहा है कि लगभग पूरे वर्ल्ड से जो है खत्म हो चुका है, तो ये हो गया। देन रेंडर पेस्ट जो है वो किस में, कैटल्स में, मवेशियों में होता था, जो है ना मवेशी वगैरह, उनमें क्या है, ये खत्म हो चुका है। चेचक कब का खत्म हो गया? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका डी को जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिसीज। चलिए इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए मैं इस सेशन को इतना ही रहने दूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो और ऐसे ही और सेशन चाहते हैं आप, ताकि आपके एग्ज़ाम को निकलने में ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहें, आपकी मदद करें, है ना, तो इस तरह का अगर कंटेंट आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, ओके, बाय।